तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत रहा लगभग 8.5% के आसपास। हालांकि मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहां से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है जो हमारे साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तेलंगाना का ये चुनाव इस बार इतना अहम क्यों है। क्योंकि आपको बता दें कि तेलंगाना में इस बार का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है, जिसमें वहां सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस, हालांकि इसमें तड़का लगाने के लिए एआईएमआईएम भी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को क्या होता है, लेकिन उससे पहले आज लोगों का दिन है, आज जनता का दिन है। न्यूज इंडिया भी आप सभी से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ब्रेक पर जाने से पहले रत्नेश भाई बोल रहे थे, रत्नेश भाई 10 सेकंड में उसे पूरा कर लीजिए, फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि बात अब रत्नेश जी ने कहा कि मुद्दे क्या क्या। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो उस रफ्तार से दौड़ रहा है जो कहते हैं ना कि बुलेट वाली रफ्तार, लगभग उसी रफ्तार से तेलंगाना विकास की गति को पकड़ रहा है। उसमें बीआरएस को छोड़ करके कांग्रेस की ट्रेन पर क्यों सवार हो जनता? रत्नेश जी देखिए, मैं बता रहा था ना कि जैसे देखिए हमारी रायतू भरोसा योजना की हमने बात की है, जिसमें हम 15,000 रुपए तक की सहायता देंगे किसानों को। खेसदिहर मजदूरों को हम 10,000 तक की सहायता देंगे। चिहुता एक योजना लाएंगे जिसमें हम 4,000 रुपए तक की मासिक पेंशन और 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे वहाँ के लोगों को। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देंगे। मैंने इंदिरम्मा उपहार योजना की बात की ही। और सबसे बड़ी बात देखिए, संगठित वर्ग के लोगों के लिए तो पार्टियां बात करती ही करती हैं, असंगठित वर्ग के लिए तेलंगाना में हमारे नेता ने बात की। जैसे स्विगी और जोमेटो हैं, ओला और उबर है, इनमें जो लोग काम करते हैं इनको सामाजिक सुरक्षा वाली स्थितियां प्राप्त नहीं होती। हमारी सरकार इनको सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाएगी, जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान की सरकार ने इसको लेकर इतने के बाद बजट कहाँ पहुंचेगा पता है ना? बजट कहाँ पहुंचेगा? मैं आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। पैसा आएगा कहाँ से? अरे आ रहा हूँ। हाँ। मैंने ये कहा विकलांगों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन हम देंगे। पत्रकारों की अब रत्नेश जी अब वही मैं पूछ रहा हूँ, ये इतना पैसा आएगा कहाँ से? अगर वो भी आप बता तो हम करेंगे क्या। उसके बाद प्रत्येक जिले में एक आवासीय खेल, उसके बाद प्रत्येक जिला मुख्यालय पे वृद्धा, हम किसानों का 1 लाख रुपए तक का कृषि का जो ऋण है वो माफ करेंगे। देखिए, सरकारों के पास बजट की कमी नहीं होती। भ्रष्टाचार को रोकिए, बजट अपने आप आएगा। जो केसीआर की सरकार ने तेलंगाना को लूटा है, उस लूट को कांग्रेस पार्टी बंद करेगी। सर फिर इतना कर्जा बढ़ा कैसे राज्यों पे? सरकारी अधिकारियों और इतना कर्जा राज्यों पे बढ़ा कैसे? सर सुन तो लीजिए। नहीं, वही आपने जो बोला उसी पे मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। जो सरकारी अधिकारियों और विधायकों और मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर फिजूल खर्च किया जा रहा है, हम उसको कम करेंगे। राजनीति सेवा के लिए होती है, राजनीति कभी आके एसी कमरों में मैं सच में अभी क्लैप करूंगा रत्नेश जी, आपके सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करने के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं भी ये भी कहता हूँ कि प्रत्येक पार्टी के सांसदों और विधायकों को अपनी तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। भैया सेवा करने आए तो तनख्वाह किस बात की है? कांग्रेस इसकी शुरुआत कर रही है। शुरुआत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम तेलंगाना कहां से, मतलब कहां से? नहीं, हमारी सरकार आएगी तेलंगाना में और हमारे नेता नहीं, सरकार छोड़िए ना, सांसद विधायक तो हैं अभी आपके। तो स्वयं सांसद विधायक हैं अभी, छोड़ दे, सैलरी लेना छोड़ दे इस महीने से। वेतन नहीं लेते, राहुल जी तो वेतन ही नहीं लेते अपना। भाई भाजपा वाले कब छोड़ना शुरू कर रहे हैं? ठीक है, भाजपा वाले कब छोड़ना? अश्विनी जी बजट नहीं, आपने तुरंत शुरू कर दिया। सारे विधायक भ्रष्टाचार को रोकेंगे, ठीक है, जनहित की काम, जनहित के अश्विनी जी बजट सबके पास है। रत्नेश जी ने बताया कि हम ये मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर के गई है? क्योंकि रैलियों में चीजें अलग होती हैं और मैनिफेस्टो में चीजें अलग होती हैं, ये हर कोई जानता है। देखिए अभिषेक जी, हम रत्नेश जी की तरह अति भावुकता में बहुत सी चीजें नहीं कहेंगे। ये भावुकता में कह जाते हैं किस तरीके से फिजूल खर्ची। एक उदाहरण देके अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, राजस्थान में बड़े वादे करते हैं लोग, कर्नाटक में लोग पूछ रहे हैं कि भाई जैसे ही सरकार बनी आपने कहा था फ्री ये करेंगे, फ्री बिजली करेंगे, मगर वहां पर बिजली के दाम क्यों बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा दिए? हिमाचल में 3 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वहां पर बहुत सी योजनाएं लागू कर रहे थे। तो ये लोग वो वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी देखिए किस तरीके से फिजूल खर्ची करते हैं। वो जो भारत तोड़ो यात्रा हुई थी उसमें देखिए कंटेनर 5 स्टार कल्चर, वो फिजूल खर्ची नहीं, सरकार का पैसा नहीं लग रहा था।
नहीं नहीं, उसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा था, ये झूठ मत रत्नेश जी, फैलाइए, ये झूठ रत्नेश मत जी, फैलाइए सुनी जी, उसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा था। मैं आपका मैंने सुन रहा हूं, सरकार रत्नेश के जी, पैसे बीच के में दुरुपयोग की बात की है, ये बीच में उसमें सरकार का रत्नेश पैसा जी, नहीं, सुन लीजिए, वो फिर रिप्लाई कांग्रेस कर पार्टी लीजिएगा। का पैसा था। अरे वो भाई कांग्रेस सुनेंगे पार्टी तो का भाई पैसा रत्नेश था। जी क्या बीच अच्छा में एक चीज चिल्ला रहे हैं बताइए, भाई? एक चीज क्यों बताइए, चिल्ला रहे हैं भाई नहीं रत्नेश जी? फिर तो बीजेपी के 5 स्टार नहीं, कार्यालय बीच में बने क्यों हैं जो चिल्ला जिलों रहे? जिलों में, सुनिए, उसका पैसा यहाँ कहाँ से चर्चा आया? हो रही है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी भाई। के जो 5 स्टार कार्यालय बने हैं उसका पैसा कहाँ से आया? नहीं, झूठ बोलेंगे तो भाई रोका जाएगा। आप रिप्लाई कर लीजिएगा, मैं आपको समय झूठ दूंगा, आप बोलेंगे रिप्लाई तो कर रोका लीजिएगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, मैं समय दे दूंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। अभिषेक जी, ये कोई तरीका नहीं है, ये नहीं, मतलब नहीं। अति उत्साह में जो है एक मर्यादा को मत लांघिए रत्नेश भाई। एक अति उत्साह थोड़ा सा ठीक होता है, मैं आपके शांति से सुन रहा हूँ, बीच में ये विचलन की अवस्था नहीं आनी चाहिए। देखिए दूसरी बात अभिषेक जी, मैं कह रहा हूँ फिजूल खर्ची तो आज से नहीं है, अनादिकाल से है। जब हवाई जहाज जाता था सिगरेट लेने इनके नेताओं का, तब से फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ, एक राजस्थान नाम का प्रदेश है, 5-6-7 करोड़ की आबादी होगी, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, वहां भी 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो अंतर देख लीजिए दोनों उसमें किस गति से ये आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लोक लुभावन नारा देना है, कोई मजबूत काम नहीं करना है। कहां करेंगे तुष्टीकरण? हम वहां पर, अगर हमने संकल्प पत्र में लिखा है कि हमारे संविधान में धर्म पर आधारित किसी भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, हमने कर्नाटक में खत्म किया, चुनाव जनता ने वहां हमको नहीं मैंडेट दिया, लेकिन हमारे साथ जो 36% का वोट बैंक था, इंटैक्ट वोट बैंक था, वहां के हमारे लोग नहीं भागे हमसे, लेकिन हम वहां पर धर्म पर आधारित आरक्षण खत्म करेंगे, यहां पर भी खत्म करेंगे। यहाँ पर उज्ज्वला में 4 सिलेंडर हम फ्री देने की बात कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात हम नौकरी की बात कर रहे हैं। बाकी राज्यों के साथ ये भेदभाव क्यों? सभी पूरे देश के लिए ये कीजिए, फिर स्पेशली दे रहे हैं। हमने तो जो कहा है, देखिए अभी कल ही मतलब अगर 450 में सिलेंडर आप दे रहे हैं तो पूरे देश को दीजिए ना, क्या जरूरत है सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य के लिए? हम 600 में तो हम हर जगह दे रहे हैं, उज्ज्वला में 600 में सिलेंडर हम दे रहे हैं सबको। हम ठीक है, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। देखिए कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, जिसमें रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ कहा है, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से, ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। भाई यहाँ पर तो के पाल भी खुद का पार्टी है और बीजेपी भी वो वैसे ही एक पार्टी है, तो इसीलिए बीजेपी जो स्टेटमेंट दे रहा है, बयान दे रहा है, उसको इतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर इररिलेवेंट, दे आर एक्स्ट्रा प्लेयर्स ऑफ BRS। तो उन लोगों को यहाँ पर कोई बात चर्चा में अगर इतना हम चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। साफ साफ राहुल जी ने दिखाया, 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस सरकार में जनता का जो उम्मीद था, जो शहीद होकर तेलंगाना हासिल किए, शहीदों का आशय हम आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक तरीका से हम लेकर जाएंगे। तो देखा आपने कि मतदान के बाद दिग्गजों का क्या कुछ कहना है। मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और न्यूज इंडिया भी आपसे ये अपील करता है कि अपने घरों से निकले, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि ये मौका आपको 5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है। चर्चा हमारी जारी थी। अश्विनी जी, आप बोल रहे थे, बोल लीजिए, फिर मैं रुद्र भाई के पास जाता हूँ। जी, मैं वही कह रहा था कि हमने जो है 900 का जो सिलेंडर है उज्ज्वला योजना में 200 पहले कम किया, 100 रुपये बाद में कम किया, 300 रुपये कम करके 600 में हम सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये लोग 500 में उसके बाद की घोषणा कर रहे हैं। हम लोगों ने जो वहाँ के महिलाओं को 10 लाख नौकरी देने की, महिलाओं की नौकरियों की समस्या है, और उन नौकरी की हमने बात की है कि महिलाओं को कौशल विकास में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान में चुनाव हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ, हमने महिलाओं पर फोकस किया कि कौशल विकास योजना में उनको जोड़कर उनको हम ट्रेंड करके
और उनको रोजगार से लाभान्वित करेंगे। हमने ऐसे ही नहीं फ्री में बांट दिया कि कांग्रेस ने कहा कि हम इनको इतना देंगे, उनको उतना देंगे, वही पता नहीं क्या रत्नेश जी कह रहे थे सोने का सिक्का देंगे और क्या देंगे, वो उस पर हम नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं कि किस महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, जो हमारी आधी आबादी है। रत्नेश और भाई आता हूं, आज पहले भी रुद्र चल भाई के रहा है पास देश में, एक comment देश में ले जो योजनाएं चल रही हैं उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण का मामला भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और कौशल विकास मंत्रालय भी हम लोगों ने ही चालू ठीक है। किया, और आज देखिए उसका कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है पूरे देश में। ठीक है रुद्र भाई, अब एक जो ये कल्चर हम देख रहे हैं हर इलेक्शन में, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे, अमूमन है कि दे देंगे। जनता ये कहती है कि आप कुछ मत दो, हमें रोजगार दे दो, हम कर लेंगे सारी चीजें। लेकिन हमने ये देखा है कि ये फ्री वाला कल्चर जो है, जो शुरू हुआ, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पैसे कहां से आएंगे, इसका जवाब शायद किसी भी पार्टी के पास नहीं होता है कि ये पैसे आएंगे कहां जो आप दे रहे हैं। टैक्स पेयर्स के ऊपर आप कितना दबाव डालेंगे? देखिए अभिषेक जी, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो बच्चा पूरे साल तैयारी नहीं करता है तो एग्जाम में नकल करने के लिए कुछ पर्ची के इंतजाम करता है। तो जो भी राजनीतिक दल ग्राउंड पे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, वो चुनाव में इसी तरह से लोग भावने वादे कर रहे हैं। अभी रत्नेश जी बड़े अच्छी बात बोले कि भाई पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए देंगे। तो आप भी पत्रकार हैं, आपको कहीं मिलता है ऐसी? किसी और प्रदेश में रत्नेश जी दे रहे हैं किसी जहां पर इनकी सरकार है? तो सवाल ये है ना कि आज के डेट में जनता इस बात पे भरोसा कर रही है कि आपके जो वादे हैं वो कितने सही हैं। वादे करने के लिए तो आप चांद तारे तोड़ लाइए, कौन मना कर रहा है, आप करते रहिए, लेकिन उस पर हम भरोसा कितना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका जी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हैं। 40% सीटें जो है महिलाओं को दी गई थी। उसी समय पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ ऐसी योजना नहीं थी। बिल्कुल। तो सवाल ये है ना कि जब आप देखिए ये चीज़, जब सवाल आप कोई भी चीज़ आज बोलेंगे तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे। आप अगर पूरे देश के लिए ये चीज़ है, ऐसी तो है नहीं कि तेलंगाना की जनता अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से हमको वहाँ वोट मिलता है तो जहाँ आपकी राज्य है पहले वो कर दीजिए और बताइए कि हमने अपने राज्य में ये चीज़ कर दिया है। बजट आएगा, कैसे आएगा, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। जनता को नेता पर भरोसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने समय में ऐसे कोई वादे नहीं किए जाते थे, तब भी जनता नेता के साथ खड़ी होती थी और नेता जनता के साथ इस तरह से खड़ी होती थी कि चुनाव में जनता पैसा से नेताओं को चुनाव लड़वाती थी, क्योंकि उनको अपने नेता पे भरोसा था। आज वो भरोसा उठ गया है, क्योंकि आप एक राज्य में कुछ और बोलेंगे। रुद्र भाई, इस पे तो थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को भी कि आप जो ये मतलब दावे कर रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं ना कि कई सारे एडवर्टीजमेंट इस तरीके के आते हैं, आप ये कर लें तो ऐसे हो जाएंगे, वो कर लें तो वैसे हो जाएंगे, जिसकी प्रमाणिकता शायद बहुत नगण्य होती है। देखिए अभिषेक जी, चुनाव आयोग के पास चुनाव के बाद के जो पावर होते हैं इतने नहीं होते हैं कि वो उस पर कार्रवाई करे। नहीं, चुनाव आयोग बहुत सारे अभी जो जैसे मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो आप देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो तो चुनाव आयोग देखेगा ही। उसके बाद जो रैलियों पे नजर होती है, वहां भी आप देखिए कि क्या क्या कहा क्या जा रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग अपनी तरफ से नोटिस सबको जारी करता है, नोटिस का जवाब आता है, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और अपने देश में आप न्यायिक प्रक्रिया को जानते ही हैं कि अगर आज आपने कोई बात कही है तो उसका डिसीजन आने में 20 साल लगेंगे। तब तक तो आपका काम हो गया, 3-4 बार आप सरकार बना के निकल चुके होंगे। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई और उनका कार्यकाल तब तक खत्म हो चुका था, वो 5 साल अपना निकाल चुके थे। तो सवाल ये है कि जो राजनीति में राजनीतिक दल कर रहे हैं उनको अपनी नैतिकता को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऐसे जनता का भरोसा नेताओं से उठता हुआ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे चुनाव हो रहे हैं, कैसे कैसे वादे हो रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। आप तेलंगाना चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा, तेलंगाना पे कोई राष्ट्रीय पार्टी के लोग जाते हैं? नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएगा, उधर से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जीते तो जीते, नहीं तो नहीं जीते। तो सवाल ये है कि नैतिकता नेताओं के अंदर आनी पड़ेगी और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप तेलंगाना के बाद दूसरे राज्य में चुनाव में जाएंगे तो आपके वादे उससे बड़े होने पड़ेंगे, क्योंकि उस वादे से तो आप वहाँ जीत नहीं पाए हैं। बिल्कुल। तो उससे बड़े वादे हैं तो कितने आप वादे करेंगे?
तो ये जो कल्चर चल रहा है ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है और ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझते हैं तो केवल इसी वादे पर बिल्कुल, चुनाव तो पर एक जाएंगे। तरीके से अगर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, आप पूरा खाका ही तैयार कर दीजिए, आप बजट प्रदेश का तैयार कर दीजिए कि हम ये करने वाले हैं, यहाँ से पैसे आएंगे बता दीजिए, उसके बाद चुनाव लड़िए। ये स्थिति अब कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बेहतर ऐसा होगा। कौन कर रहा है? आप कहते नहीं कि आपने सवाल पूछा कोई बताए, वो एकदम ऐसे रैंडमली बोल देते हैं रत्नेश जी कि उंगली तो उठा रहे हैं, रत्नेश जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार रोक लीजिए। अब भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस करती है रुकना होता तो क्या कब कहा का रुक जाएगा? चुका होता, नहीं रुकना है तो नहीं नहीं, मैं रुकेगा। वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार ही भ्रष्टाचार के नाम पर गई, तो भ्रष्टाचार की बात वो करेंगे तो रत्नेश भाई, बोलिए। लोग क्या सोचेंगे? समय दे दीजिए। ठीक है। रुद्र प्रताप भाई बीजेपी का नाम नहीं लेते, पता नहीं क्या डर है उनको, बार बार कांग्रेस पे चले जाते हैं। पहले ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो सत्ता से नहीं सवाल पूछकर विपक्ष से सवाल पूछते हैं। अब आ जाता हूँ मैं अपनी बात पे। नहीं, देखिए, तेलंगाना में दोनों विपक्ष में हाँ, हैं। तेलंगाना में दोनों विपक्ष में, क्या मैं कीजिएगा? अब जवाब देता हूँ। देखिए अश्विनी भाई साहब ने मुस्लिम आरक्षण की बात की। देखिए अब मैं आपको एक गणित समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा अभिषेक भाई, और थोड़ा सा बीच में मत कोई इंटरप्ट करे। देखिए मुस्लिमों की जातियां भी, उस पर भी 3 प्रकार की जातियां हैं। एक है फॉरवर्ड मुस्लिम, दूसरा है बैकवर्ड मुस्लिम और तीसरा है एक्सट्रीमली बैकवर्ड मुस्लिम। फॉरवर्ड मुस्लिम कौन कौन से है? सैयद, शेख और पठान। बैकवर्ड मुस्लिम कौन है? मदारिया, नालबंद, सुरजापुरी, मलिक। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कौन है? पमारिया, भतारिया, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलाल खोर, भंगी, मदारी, मीरा सिकर। ये सारे क्या है? 3 कैटेगरी हैं मुस्लिमों की। अब मैं आपको बता दूं, जो फॉरवर्ड क्लास है उसको रिजर्वेशन मिलता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जो बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड की जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी के तहत। तो मुस्लिम की अधिकतर जातियों को तो रिजर्वेशन मिल रहा है। अब किस आधार पर ये कहते हैं कि भैया धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है? अगर सैयद, शेख और पठान ईडब्ल्यूएस में है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो नाम से वो सीधे कहते हैं यदि आपकी जो सकल आय है 1 साल में 8 लाख से कम है, आपके पास 1 एकड़ से कम जमीन है और आप अन्य किसी वर्ग के आरक्षित श्रेणी में नहीं आते तो आप शामिल होंगे। प्लीज कंप्लीट करने लीजिए। उसके बाद ओबीसी का जो क्राइटेरिया, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो ओबीसी का जो बैकवर्ड मुस्लिम है वो ओबीसी में पा रहा है, जो फॉरवर्ड मुस्लिम है ईडब्ल्यूएस में पा रहा है। तो उनको तो रिजर्वेशन मिल ही रहा है। उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन बोल के केवल ये कहना कि नहीं वो धार्मिक आधार पर, भैया फिर तो हमारे यहाँ जातिगत आधार पर भी रिजर्वेशन की बात नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। वो तो इंटरप्रिटेशन करते हुए उन आर्टिकल्स का, आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इसकी विवेचना समय समय पर होती रहेगी। लोग जातियां इन भी होंगी और जातियां आउट भी होंगी, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है। मैंने रोका नहीं प्लीज 10 सेकेंड और 10 ठीक सेकेंड है। और। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का आपने लिया था, क्या कहते हैं, मनोज तिवारी का नाम। आप ही ने मुझसे सवाल पूछा था अभी कि मुस्लिम्स की जातियां क्यों नहीं है, तो बिहार कास्ट सेंसस का है, ये देख लीजिए। कास्ट वाइज मुस्लिमों को बताया गया है। फॉरवर्ड मुस्लिम की टोटल पॉपुलेशन है 4.804, एक बैकवर्ड मुस्लिम की है 2.032 और फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है? 10.584। ठीक है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है? अगर अब नहीं, अगर आप बिहार में लिख रहे हैं कि राजपूत इतने, लाला इतने, भूमिहार इतने, लिख तो दिया तो नहीं, तो इसमें फॉरवर्ड आप पूरा जैसे आपने बाइफरकेट किया वैसे कीजिए ना कि हाँ पसमानदा इतने, सब चीज ये कीजिए। फॉरवर्ड में सैयद, पठान और नहीं, फॉरवर्ड में नहीं, फिर सैयद कितने फीसदी है? सुनिए, सैयद है 0.2279, शेख है 3.8217, पठान है 0.7548, बैकवर्ड मुस्लिम में आ जाइए, मदारिया है 0.0663, नालबंद है 0.0991। ये डेटा है मेरे पास पूरी चीजों का। तो ये झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद करें, क्योंकि देखिए आप ऐसे लोगों के सामने झूठ बोले जिनको संविधान के बारे में ना पता हो, इन्होंने संविधान को ना पढ़ा हो, चल जाएगा। लेकिन आप ऐसे लोगों के सामने प्लीज झूठ ना बोलें और फेक सिनेरियो, फेक प्रोपेगेंडा न चलाएं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए तो किस ग्राउंड पे वो कह रही है कि वो मुस्लिमों के आरक्षण को रोक देगी। उनको तो डायरेक्टली बाय रिजर्वेशन मिला हुआ है। मैंने बता दिया। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे बताइए, अब सर सुन तो लीजिए, आपने जातियां गिन ली, करेंगे क्या इसका? किसका? इसी का, जातियां गिन करके आप करेंगे क्या? आप देखिए उसका अब हम आपको बता देते हैं। जातियां हमने गिन ली, उसका प्रभाव है। देखिए प्रभाव क्या है, जातियां गिन करके करेंगे क्या? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, करेंगे क्या? बता रहे हैं।
जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है 10%, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में सबसे कम पॉपुलेशन अगर किसी कास्ट की है तो वह कायस्थों की, ठीक। सबसे ज्यादा किसी की है ईडब्ल्यूएस में तो है ब्राह्मणों की, उससे दूसरे नंबर पे आते रत्नेश हैं। भाई आप घुमाइए मत। नहीं घुमा नहीं रहा हूं, करेंगे क्या, मैं ये जानना चाह रहा घुमा नहीं हूं। रहा हूं। देखिए जो एक देश जिसे सिर्फ और सिर्फ भारतीयता देखनी चाहिए, वहां जातियों में आज हम 21वीं सदी में बात जाति की कर रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य है। करेंगे क्या जाति जान करके, मुझे ये बताइए। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है हाँ। जब देश का प्रधानमंत्री सदन में बैठकर ये कहता है, नहीं सुनिएगा, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमने 18 ओबीसी मिनिस्टर बनाए, हमने 3 एससी मिनिस्टर बनाए, हमने एससी को प्रेसिडेंट बनाया, सर, हमने किसी नहीं SC, सुनिए प्लीज, ST नहीं, और जब OBC सदन में को नहीं, साइड जब कीजिए, मैं सदन में आपसे पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री इस प्रकार जातिगत बोलेगा, तो जनगणना, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जातिगत की बात जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्या बिल्कुल करेंगे होनी जातियां चाहिए। गिन करके, जातिगत क्या करेंगे, जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? करेंगे क्या, नहीं, मुझे ये उसका- बताइए ना, मैं बता रहा हूं। करेंगे क्या। अब इसका भी जवाब दे देता हूं, हाँ। सुन लीजिए। भारतीय संविधान का प्रियम्बल जब आप पढ़ेंगे ना, फिर- नहीं बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, हाँ। इधर उधर की बात नहीं करूंगा। हाँ, बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में मैंडेटरी है, शासन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। सामाजिक न्याय कैसे होगा? जब हमें जातियों का एक्चुअल आंकड़ा हमारे पास गजब होगा। गजब बात कर रहे हैं राजनीतिक रत्नेश भाई। राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा? अरे सुनिए तो, राजनीतिक न्याय हमें कैसे मिलेगा? जब हमारे पास जातियों का आंकड़ा होगा, हम जातियों अभिषेक जी, थोड़ा लंबा हो रहा है भाषण। क्या लॉजिक दे रहे हैं सर? क्या लॉजिक नहीं है इसका मतलब प्रियम्बल में गलत लिख दिया गया। सर एक सेकंड, नहीं, अगर इसे मेरा वोट लॉजिक सही नहीं है, रत्नेश भाई एक सेकंड, नहीं, एक अगर सेकंड, मेरा एक लॉजिक सेकंड, सही एक है, सेकंड तो रुकिए तो प्रियम्बल सर। का भी लॉजिक सही नहीं है। नागार्जुन वोट डालने के लिए पहुंचे अपने फैमिली के साथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है और आप देखें कि गजब का उत्साह जो है वो वोटर्स में देखने को मिल रहा है। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। नागार्जुन वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। तो चलिए ये चर्चा जारी रहेगी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।